सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी का, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आई होप पीछे जो कुछ भी पढ़ाया है मैंने वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रखी हैं एंड आपने जो कुछ भी अपना डाउट होगा वो कमेंट सेक्शन में पूछ के क्लियर कर लिया होगा। अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, गो एंड चेक इट आउट। मैं लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, तो आपको जहाँ से भी देखने का मन यू कैन चेक इट आउट। लेक्चर को लाइक ज़रूर कर देना गाइज, एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो आपके साथ में है, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर होल न्यू चैप्टर दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो देखो, लोकोमोशन और मूवमेंट में जो है ना एक बहुत बेसिक सा जो है वो डिफरेंस होता है। जनरली लोग को क्या लगता है ना, लोकोमोशन एंड मूवमेंट बोथ आर द सेम थिंग। यार नो, इट इज नॉट। जैसे लोकोमोशन, इफ वी आर टेलिंग लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब जो एक पर्सन है या जो भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम लोग ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट है या मतलब एक, हम लोग जनरली ऑर्गेनिज्म, हम लोग बायो पढ़ रहे हैं तो लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेंगे। ओके, अगर हम लोग बात करें एक पर्सन का, मान लो मैं हूं, मैं यहाँ बैठी हूँ, तो तुम्हें मैं जब तक पढ़ाऊंगी, तुम्हारे लेक्चर लूंगी, क्या मेरा लोकोमोशन होगा? क्या मैं थोड़ा भी डिस्प्लेस करूंगी? नहीं, मेरा थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। आई होप डिस्प्लेसमेंट का मतलब तुम लोग को पता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है ना कि मैं जिस पॉइंट पे बैठी हूँ उस पॉइंट से लेके मुझे उस पॉइंट से उठ करके कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तब मेरा जो है ये प्रोसेस कहलाएगा लोकोमोशन। एंड मूवमेंट इज समथिंग जो मैं बैठे बैठे भी कर रही हूँ। जैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो मेरा अपने बोलने के लिए मैं अपने लिप्स का यूज कर रही हूँ, ठीक है, अपने टंग का यूज कर रही हूँ, टिथ का यूज कर रही हूँ, मैं अपने हैंड्स को आपको जो है जेस्चर चेंज करके बता रही हूँ चीजें, ताकि वो आपके दिमाग में घुस जाए चीजें। ठीक है, तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि मैं बैठे बैठे मूवमेंट कर सकती हूँ। लेकिन क्या मैं बैठे बैठे लोकोमोशन कर सकती हूँ? अभी मैं बैठी हूँ यहाँ पे, यहाँ बैठी मैं चाहूँ ऐसे चुटकी बजा के यहाँ से वहां मैं चली जाऊँ, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है मूवमेंट इज समथिंग कि आपका बस बॉडी पोस्चर चेंज होना चाहिए, चाहे आप एक जगह बैठे रहो या एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाओ, तो इसको हम लोग कहते हैं मूवमेंट। ठीक है, लेकिन लोकोमोशन का मतलब आपका पॉइंट चेंज होना चाहिए, आपके प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली चल के जाना पड़ेगा, तभी आपका लोकोमोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा लोकोमोशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा, दैट इज लोकोमोशन। बट मूवमेंट का मतलब आप बैठे बैठे भी अपना जेस्चर, अपना बॉडी पोस्चर चेंज करो, दैट इज लोकोमोशन। आई होप याद क्लियर हो गया। अब देखो बच्चा, अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में बहुत बार डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो द पॉइंट इज ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। सारे लोकोमोशन मूवमेंट होते हैं क्या? ध्यान से सुनो, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? लोकोमोशंस जो हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हम चल के जा रहे हैं, इसको हम मूवमेंट कह सकते हैं। लोकोमोशन को हम मूवमेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हम खड़े हुए यहां से, ठीक है, चल के दूसरे जगह गए, ये लोकोमोशन किया हमने? हाँ किया। क्या जो हम यहां से चल के दूसरी जगह गए, क्या हमारे बॉडी पोस्चर में चेंज आया? बिल्कुल आया। तो क्या हम हर लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं? जी हाँ, आपको अगर एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आपका बॉडी पोस्चर चेंज जरूर होगा, तो हम लोकोमोशन को मूवमेंट कह सकते हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन मतलब अगर हम एक जगह से दूसरी जगह चल के जा रहे हैं, ये मूवमेंट तो है और ये लोकोमोशन भी है, लेकिन क्या मैं बैठे बैठे बात कर रही हूँ, ये मूवमेंट है? जी हाँ, ये मूवमेंट है, लेकिन क्या ये लोकोमोशन भी है? ये लोकोमोशन नहीं है। तो हम सारे लोकोमोशन को मूवमेंट तो कह सकते हैं, लेकिन हम सारे मूवमेंट्स को लोकोमोशन नहीं कह सकते। इज दैट क्लियर? यस, दिस इज क्लियर। नाउ टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें तो हमारे बॉडी में कई तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। यहाँ पे बेसिकली 3 बात की है, एमीबॉइड मूवमेंट, सिलियरी मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला जो सिस्टम है। देखो हमारे बॉडी में जो एमीबॉइड मूवमेंट होता है, मतलब अमीबा का फॉर्मेशन जो हो गया, अमीबॉइड मूवमेंट बेसिकली जो अमीबा होता है ना, जिस तरीके से चलता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, तो उस तरीके का मूवमेंट को हम लोग एमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। तो हमारे बॉडी में मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइड, ये कुछ हमारे पास में
व्हाइट ब्लड सेल्स है, तो ये जो है हमारे पास में मूवमेंट करते हैं। ब्लड सेल्स है, सॉरी, ये हमारे पास कुछ ब्लड सेल्स है, मैक्रोफेज हो गया, ल्यूकोसाइट हो गया, ब्लड में मिलते हैं हमारे पास में, ये एमीबॉइड मूवमेंट कॉज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में सीलियरी मूवमेंट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? फेलोपियन ट्यूब में जब ओव्यूलेशन होता है तो अंडे को अपने क्या बोलते हैं उसको, अंडे को आगे की तरफ मूव कराने के लिए, फर्टिलाइजेशन साइट पे लाने के लिए, इस्थमस एम्पलरी जंक्शन पे लाने के लिए जो मूवमेंट होता है वहां सीलिया प्रेजेंट होती है, तो सीलियरी मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में सीलिया जो है ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रैकिया पड़ा होगा वहां पे भी प्रेजेंट होती है। कुछ भी चीज हमने मतलब सांस लिया, ठीक है, उसके अंदर कुछ भी डस्ट पार्टिकल है या फिर खाना वाना गलती से ट्रैकिया में चला गया तो हम लोग खांसते हैं ना ताकि वो बाहर आ जाए, किस वजह से? वो सीलिया उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे ऐसे मूवमेंट कराती है ताकि वो चीज बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर फेलोपियन ट्यूब में भी होता है ओवा का मूवमेंट, दैट इज थ्रू सीलिया ओनली। ठीक है, इसके बाद में मूवमेंट ऑफ लिम्स, मूवमेंट ऑफ जॉ, मूवमेंट ऑफ टंग। ठीक है, ये सारे हैं मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है, जो हमारे बॉडी की पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, इनमें जो होती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मसल्स जो होते हैं हमारे पास में, मसल्स हमारे पास में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो कहाँ से ओरिजिनेटेड होते हैं? मीजोडर्म से। अगर मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म नहीं पता है तो गो एंड चेक आउट द एनिमल किंगडम वाला वीडियो, उसमें सारी चीजें हमने जो है डिटेल में कवर करी है। ठीक है, तो हमारे पास मीजोडर्म जो है वहां से डिराइव्ड होगा क्या? मसल्स, एम फॉर मसल, एम फॉर मीजोडर्म, तो मीजोडर्म से ओरिजिनेटेड है। नाउ दे हैव प्रॉपर्टी, हमारे पास ये जो हमारा मसल है ना, इसके पास 4 प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या? एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेड हो जाता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, तीसरा एक्सटेंसिबिलिटी, चौथा इलास्टिसिटी, मतलब जितना खींचोगे वापस उस जगह पे आ जाएगा। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टी जो हमारे मसल्स के पास होती है, हमारे, तुम्हारे, हम सबके मसल्स के पास होती हैं ये 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब हमारे पास में मसल 3 टाइप के, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमारे पास में जो मसल्स होते हैं वो 3 टाइप के आइडेंटिफाई होते हैं। स्केलेटल मसल, विसरल यानी स्मूथ मसल, एंड द लास्ट वन इज कार्डियक मसल। तो ये आई थिंक क्लियर है आपके, स्केलेटल मसल, विसरल मसल, कार्डियक मसल, इन तीनों में डिफरेंस समझ लो। स्केलेटल मसल हमारे पास में क्या होता है? वॉलंटरी, वॉलंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में, हम जब चाहे अपना हाथ खड़ा कर ले, जब चाहे हाथ नीचे कर ले, ठीक है, जब चाहे तब गर्दन घुमा ले, माने तो हाथ से 360 भी घुमा लो, पूरा 180 घुमा के फिर वापस ले आओ। तो दैट इज ये टोटली तुम्हारे दिमाग पे डिपेंड करता है, तो तुम्हारे टोटली जो है ब्रेन इसको कंट्रोल करता है, तुम खुद इसे कंट्रोल करते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल वॉलंटरी मसल्स। ठीक है, तो हमारे पास स्केलेटल मसल वॉलंटरी होता है, बाद बाकी जो हमारे पास स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल है ये वॉलंटरी नहीं होते, ये इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, पहले ये समझो स्केलेटल मसल कहाँ मिलता है हमें? जो भी चीज हमारे स्केलेटल से, जो भी मसल हमारे स्केलेटल से डायरेक्टली अटैच्ड है उसको हम स्केलेटल मसल कहते हैं। ठीक है, तो वो मसल्स जो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल। ठीक है, क्योंकि हमारे बोन से वो अटैच्ड है। दूसरा हमारे स्मूथ मसल जो होता है ना वो इनवॉलेंट्री होता है, वो हमारे इनर ऑर्गन्स जो हैं, इंटरनल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन्स में अटैच होते हैं, उनको हम कहते हैं, जैसे स्टमक पे हैं, जैसे इंटेस्टाइन पे हैं, जैसे ब्लड वेसल्स पे हैं, तो ये सारे स्मूथ मसल से बने हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास कार्डियक मसल आता है, हार्ट का मसल, कार्डियक मसल का, बात खत्म। कार्डियक इज अ वर्ड रिलेटेड टू हार्ट। ठीक है, रीनल इज अ वर्ड रिलेटेड टू किडनी, पल्मोनरी इज अ वर्ड रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, तो ये चीजें हैं ना। ये हो गई हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ, स्मूथ मसल इज इनवॉलेंट्री। जैसे स्टमक का एग्जांपल लेते हैं, तुम कुछ खा रहे हो तो डाइजेशन चालू हो जाता है, ये नहीं बोलता है, तुम ये नहीं बोलोगे कि भाई आज थोड़ा थका थका सा फील हो रहा है, खाना तो खा लेते हो लेकिन डाइजेशन कल से चालू करना पेट, ऐसे तुम पेट को ऑर्डर नहीं दे सकते। वो बोलेगा कृपया अपनी औकात में रहें, आप पेट को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कहने का ये मतलब है स्मूथ मसल आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, वो प्रॉपरली हार्मोन एंड जो है हमारे पास में हार्मोनल बैलेंस पे रहता है, और आप जिस तरीके से क्या बोलते हैं खाना खाते हो वो रिदम अपना मेंटेन करता है, खाना खाया तुरंत से जो है डाइजेशन चालू हो जाएगी, तो ये सारी चीजें आपका है मेंटेन करते हो। ठीक है, तो स्मूथ मसल आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, इसके बाद कार्डियक मसल आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, और इसको आप चाह के भी नहीं रोक सकते हो। ठीक है, जैसे हार्ट को अगर तुम बोलोगे बेटा रुक जाओ 5 मिनट धड़कना रुक जाओ, थोड़ा 5 मिनट के बाद धड़क लेना, तो जब तक तुम उसको वापस ऑर्डर दोगे कि हाँ भाई चालू करो, तब तक तुम ऊपर पहुंच जाओगे। बेसिकली कार्डियक मसल भी हमारे पास इनवॉलेंट्री मसल होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
यहाँ हमारे पास स्केलेटल मसल जो होता है ना, ये रफ अपीयरेंस वाला होता है। स्मूथ मसल नाम से क्लियर है, स्मूथ अपीयरेंस होगा। कार्डियक मसल भी रफ अपीयरेंस होगा, ठीक है। कुछ और बताने लायक नहीं है इसमें, बाकी चीजें अपना यहाँ से पढ़ सकते हो, जितना बताया उतना ही डिफरेंस इसमें याद रखना। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, स्मूथ, स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड यानी रफ, ठीक है। और कहाँ मिलता है, लोकेशन। अब बताओ ये वाला जो मसल है, ये वाला मसल क्या ये स्केलेटल मसल होगा या स्मूथ मसल? मैम बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा मसल है। नहीं, यहाँ वाला भी बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट सा होगा, ये स्मूथ मसल होगा। तो नहीं, ये स्केलेटल मसल है, ये हमारे कुछ कुछ मूवमेंट्स को जो है, हैंड मूवमेंट्स वगैरह को यहाँ पे जो है कंट्रोल कर रहा है, तो ये स्केलेटल मसल होगा, ठीक है। स्मूथ मसल को आप डायरेक्ट टच नहीं कर सकते हो, बॉडी के अंदर होती है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास में? आज हम कहाँ तक करेंगे हम लोग? आज हम लोग करेंगे मसल वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो, स्केलेटल मसल की बात करें हम लोग, थोड़ा सा इसी के बारे में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है। स्केलेटल मसल के बारे में ही इसमें पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। स्केलेटल मसल में इट इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स। मसल बंडल से मिलकर बने होते हैं स्केलेटल मसल, जिसको हम लोग कहते हैं फेसिकल्स। क्या कहते हैं? फेसिकल्स, ठीक है। हेल्ड टुगेदर बाय कोलाजिनस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड फैसिया। फैसिया और फेसिकल दो चीज आ गए यहाँ पे। मसल बंडल को हम लोग फेसिकल्स कहते हैं, और 2-3 मसल बंडल इकट्ठे जुड़े रहते हैं जिस कनेक्टिव टिश्यू से, उसको हम लोग फैसिया कहते हैं, ठीक है। फैसिया एंड फेसिकल्स, क्लियर? अब देखो, ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। हर मसल बंडल बहुत सारे मसल फाइबर को कंटेन करेगा। सीधी सी बात है, अरे मसल बंडल है, मसल का बंडल है तो उसमें कई सारे फाइबर्स होंगे ना मसल के, तभी तो बंडल बनेगा, ठीक है। कॉपी का बंडल है मतलब उसमें कई सारे कॉपीज होंगे, ठीक है। नाउ ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो, मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं, मसल के क्या था, शिट मैं भूल गई यार, इवेपोरेट कर गया दिमाग से मेरे। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सार्को वर्ड इज मसल का फेवरेट वर्ड। हाँ, तो चलो यहाँ पे ध्यान दो, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कह दिया, मसल के साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कह दिया, एंड मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह दिया, ठीक है। अब इसी के ऊपर पूरा खेल है, डिपेंड किया हुआ है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान से चीजें समझना। नाउ ये जी समझ में आ गई। इसमें अल्टरनेट लाइट बैंड, डार्क बैंड होता है जो उसको थोड़ा रफ अपीयरेंस देने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन, इनकी वजह से होता है। अब कैसे होता है यहाँ पे हम आगे दिखाएंगे, ठीक है। नाउ लाइट बैंड जो है ना हमारे पास, ये एक्टिन को कंटेन करता है, इसको हम लोग आई बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? आई बैंड। आइसोट्रोपिक बैंड। डार्क बैंड है वो मायोसिन को जो है वो कंटेन करता है, इसको हम लोग कहते हैं ए बैंड, एन आइसोट्रोपिक बैंड। लाइट बैंड एक्टिन और उसको आई बैंड कहते हैं, ठीक है। डार्क बैंड मायोसिन कंटेन करता है और उसको ए बैंड कहते हैं। बोथ बैंड आर प्रेजेंट पैरेलल, एक बार लाइट रहेगा तो एक बार डार्क, एक बार लाइट तो एक बार डार्क, ऐसे पैरेलल और लॉन्गिट्यूडनल फैशन में रन करता है। इसके बाद में इन सेंटर ऑफ ईच आई बैंड इज इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइन। हर आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक लाइन होती है, दैट इज कॉल्ड जेड लाइन, ठीक है। जेड लाइन जो हमारे पास होता है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, लेट मी चेक इसमें क्लियर पिक्चर है कि नहीं। इसमें क्लियर है लेकिन यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं दी है, ठीक है। देखो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये जेड लाइन है, यहाँ पे क्लियरली नहीं लिख रखा है, ये जेड लाइन है, ठीक है। और ये वाला पूरा ए बैंड है, ठीक है। ये वाला पूरा हमारे पास एच जोन होता है, एंड ये ऐसे बीच से एक लाइन जाती है, दैट इज कॉल्ड एम लाइन। ये थोड़ी चीजें आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको इसमें दिखा दूंगी, ठीक है, बुक में दिखा दूंगी। अभी ध्यान दो यहाँ पे, पहले ये चीज हो गई, ये वाली हो गई। यहाँ पे इन द मिडल ऑफ ए बैंड थिन फाइब्रस एम लाइन होता है, ठीक है। ओके, नाउ सार्कोमेयर, दो जेड लाइंस जो होते हैं ना, जैसे मैंने ये बताया ना, ये एक जेड लाइन है, ये एक जेड लाइन है, इन दोनों के बीच में एक सार्कोमेयर होगा, सार्कोमियर। ये वाले पार्ट को हम लोग सार्कोमियर कहेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो ये बुक है,
बुक में आपका ये वाला पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो ब्लैक लाइन है, यहाँ पे लिख रखा है जेड लाइन, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो मोटा वाला जहां से जहां तक रहेगा ना, ये मोटा वाला जहां से जहां तक, इस पोर्शन को ए बैंड कहेंगे, ठीक है। और ये दूसरे वाले में भी मोटा वाला स्टार्ट हो जाता है, ये इधर वाले में भी मोटा वाला स्टार्ट हो जाता है। तो जहां से जहां तक मोटा वाला पोर्शन नहीं रहेगा, ठीक है, सिर्फ ये पतला वाला पोर्शन रहेगा, एक 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 सिंगल वाला, ठीक है। तो इतने दूर को हम लोग ये वाला पोर्शन आई बैंड कहेंगे, ठीक है। बीच में जहां सिर्फ मोटा वाला प्रेजेंट होगा, पतला वाला ये वाला नहीं प्रेजेंट होगा, सिर्फ मोटा वाला, ये इतना दूर वाले पार्ट को हम लोग एच जोन कहेंगे। और इसी एच जोन के एकदम सेंटर से, ये दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा, एकदम सेंटर से एक लाइन आएगा, दैट इज नोन एज एच जोन, नहीं सॉरी, एच जोन तो हो गया ना, एम लाइन कहेंगे उसे, ठीक है। अब देखो, एक ये जेड लाइन, एक ये जेड लाइन, ठीक है। इन दोनों के बीच में जितने भी पोर्शन आएंगे, इन सबको हम लोग सार्कोमेयर कह लेंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं है, ये आप बुक से देख सकते हो ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, यहाँ पे आपको पता चलेगा दो स्ट्रक्चर्स होंगे, मोटे वाले और पतले वाले, जो है हमें बैंड्स पता चलेंगे, एंड कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। देखो, हमारा एक मसल है, सॉरी, एक तरीके का प्रोटीन, एक तरीके का प्रोटीन, ये ऐसे, ये वाला जो होता है ना, ये चिपकता है, ये इसको आगे पुश करता है, फिर ये रिलैक्स होता है, फिर ये चिपकता है, आगे पुश करता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर चिपकता है, आगे पुश करता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर चिपकता है, आगे पुश करता है, फिर रिलैक्स। ये बहुत फास्ट होता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है। और ये मसल छोटा हो गया, पहले मसल इतना था, लेंथ ज्यादा है, फिर मसल इतना हो गया, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। तो मतलब रिलैक्स करते टाइम मसल जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम छोटा हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये सारी चीजें अभी मैं बताऊंगी, ये अभी नहीं बताया तो टेंशन नहीं लेना, ये मैम ऐसे ऐसे कि क्या हो रहा है, ये सारी चीजें बताएंगे, ये इसी तरीके का मैकेनिज्म होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब समझो चीजें होती क्या है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये ऊपर वाला जो है, जो स्लाइड कर रहा है, ये थिन फिलामेंट होगा, और नीचे वाला जो है जिसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, ये नीचे वाला थिक होगा, ऊपर वाला थिन होगा। हमेशा ध्यान रखना। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसे याद रखने के लिए बता रहे, मोटा अगर नीचे रहेगा, पतला ऊपर रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर पतला नीचे और मोटा ऊपर आ जाएगा तो कचूमर बन जाएगा पतले वाले का, इसलिए मोटा वाला पोर्शन हमेशा नीचे रहता है और पतला वाला ऊपर रहता है, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो। अब आ जाओ हमारे पास में, पहले हम लोग देख लेते हैं एक्टिन फिलामेंट को। ये वाला जो आपका दिया है बच्चा, ये एक्टिन फिलामेंट है, एंड हमारे पास में मायोसिन का नहीं दिया हुआ है, आपके बुक में दिया हुआ है, देख लेना। ऊपर वाला एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, नीचे वाला है मायोसिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे, ईच थिन फिलामेंट एक्टिन, ये तीन चीज से मिलकर बनता है। क्या चीज से कितनी चीज से, तीन चीज से मिलकर बनता है। पहला 2F एक्टिन, ठीक है, 2F एक्टिन होंगे। दूसरा, दो हमारे पास में ट्रोपोमायोसिन होंगे। तीसरा हमारे पास में ट्रोपोनिन होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग शादी में। शादी में क्यों जा रहे हैं हम लोग, दुल्हन को सजाने के लिए। क्यों जा रहे हैं, दुल्हन को सजाने के लिए हम लोग चलते हैं शादी में। दुल्हन का मेकअप वेकअप हो चुका है, अब बारी है उसकी हेयर स्टाइल की। क्या बारी है, हेयर स्टाइल की। दुल्हन है हमारे पास में साउथ इंडियन, कैसी है, साउथ इंडियन। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अब जैसे साउथ इंडियन में देखा होगा ना तुम लोगों ने, कि पीछे चोटी बनाते हैं, मोटी सी, एकदम अच्छी सी, सुंदर सी, लंबी सी चोटी बनती है, ठीक है। तो जब हम लोग उसका चोटी बनाते हैं ना, तो तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा ना कि चोटी के बीच में एक गोल्डन कलर का फिलामेंट टाइप का, धागा टाइप का उसकी चोटी के साथ में बनाते हैं, ताकि वो सुंदर लगता है, ठीक है। चोटी के बीच में गोल्डन धागा भी आ जाता है, लाइक इस तरीके की चोटी है ना, जैसे ऐसे मान लो एक किसी का चोटी बन रहा है ना, इस तरीके से चोटी बनती है, ठीक है। देखो मुझे बनाने नहीं आ रहा, बट चोटी तो इसी तरीके की होती है ना, इस तरीके की चोटी होती है, ठीक है। यहाँ पे रबड़ लग गई, तो इसमें पैरेलली धागा भी आता है ना, वो लच्छा, उसको झल्ला क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं उसको, वो मतलब गूंथते हैं, जब चोटी गूंथते हैं तो उसमें बीच में वो धागा भी डाल देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो दुल्हन का हेयर है, दैट इज योर एफ एक्टिन, ठीक है। दुल्हन के जो बाल है, जिसको हम लोग 3 पार्टीशन में डिवाइड करते हैं चोटी गूंथने के लिए, तो दैट इज योर एफ एक्टिन। बट यहाँ पे हमारे पास में जो एफ एक्टिन है वो 2 ही होगा। कितने होंगे, 2। तीसरे में हमारे पास वो छल्ला आ जाएगा, गोल्डन कलर का, वो थ्रेड लाइक का जो है वो छल्ला आ जाएगा, वो भी 2 होगा हमारे पास। तो एफ एक्टिन भी हमारे पास 2 है। छल्ला हमारे पास काम कौन कर रहा है, ट्रोपोमायोसिन, 2, ठीक है। अब देखो, अब हमने चोटी गूंथना है, पूरा चोटी गूंथ लिया हमने, नीचे में रबड़ लगा दिया। अब देखो क्या करेंगे, अब आता है बीच में, ध्यान दिया होगा तुम लोगों ने, बीच में कहीं कहीं चोटी में
पिंस की तरह घुसाने वाले गोल गोल से होते हैं या स्टार शेप के होते हैं, वो बीच बीच में 3-4 जगह 5-6 जगह ऐसे लंबे चोटी में गोल गोल से घुसा देते हैं, वो पिंस होते हैं, ताकि वो जो झल्ला है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो भी है, वो और बाल एक साथ में सेट रहे, वो निकल ना जाए, जो भी शादी पार्टी के दौरान वो चीज बाहर ना निकल जाए, इसलिए उसको सेट करने के लिए एक जगह पे लगाते हैं। तो हमारे पास में बाल का काम कौन कर रहा है? एफ एक्टिन। छल्ले का काम कौन कर रहा है? ट्रोपोमायोसिन। और इन दोनों को एक जगह सेट करने का काम कौन कर रहा है? पिन की तरह ट्रोपोनिन। इमेजिन कर पा रहे हो? इमेजिन कर पा रहे हो ना? ये हमारे पास हमने क्या है, उसका चोटी गूंथ दिया, ठीक है, ये नीचे में इसके बाल जो निकलते हैं, फिर ये जो है इस तरीके से छल्ला आ गया बीच में, ठीक है, और बीच में हमने कहीं कहीं पिंस वाले, इसको इस तरीके से पिंस वाले, वो सुंदर सुंदर फ्लावर वाले होते हैं, किसी में गोल्डन कलर के होते हैं, तो ये वो लगा दिया हमने, ठीक है। तो आई होप ये चीज यहाँ क्लियर हो गई होंगी। तो वैसे ही ये जो एफ एक्टीन है, ये गोल गोल वाले एफ एक्टीन है, एफ एक्टीन के ऐसे 2 लाइंस हैं एक दूसरे के पैरेलल रख करके ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला भी है, ठीक है, 2 लाइंस इसके भी जा रही है, और इन दोनों को एक जगह सेट करने के लिए ये पिन वाला जो पोर्शन है ये लगा दिया हमने, पिन लगा दिया ताकि वो दोनों अपनी जगह से हिले नहीं, वो दोनों सेट हो जाए एक साथ में, ठीक है। तो ये चीज, और ये हमारे पास में क्या बन गया? ये हमारे पास में एक्टीन बन गया, दैट इज लाइट बैंड हमारे पास बन गया, ठीक है। सॉरी, थिन फिलामेंट बन गया, लाइट बैंड तो वो स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ये हमारे पास थिन फिलामेंट बन गया। अब जो हमारे पास मायोसिन होते हैं, थिक फिलामेंट, ये किन चीजों से मिलके बनता है? मेरोमायोसिन से मिलके बनता है। किन चीजों से? मोनोमेरिक प्रोटीन होते हैं जिसको हम लोग मेरोमाइसिन कहते हैं। इसके एक होता है शॉर्ट आर्म, एक होता है टेल। अब देखो, शॉर्ट आर्म नहीं, ये क्रॉस आर्म होगा और ये टेल होगा इसका, दिख रहा है? दिख रहा है? ये वाला क्रॉस आर्म है, ये इसका टेल है, ठीक है। अब देखो, यहां पे इसके पास में 2 साइड्स होती हैं, एक होती है एटीपी बाइंडिंग साइड, एक होता है इसके पास में हमारे पास एक्टीन बाइंडिंग साइड, ठीक है। एक होगा हमारे पास एटीपी बाइंडिंग साइड, एक होगा एक्टीन बाइंडिंग साइड। अब ये क्या करेगा हमारे पास में? मैकेनिज्म दिखाते हैं। अब स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। मेरोमाइसिन को हम लोग कहते हैं थिक फिलामेंट, और ये एक्टीन को कहते हैं हम लोग थिन फिलामेंट, ठीक है। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद खत्म हो जाएंगी चीजें। कुछ नहीं, बहुत इजी है, बस हमें ये करना है बस ये करना है। देखो कैसे। पहली चीज, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है ये कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है? स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी। कौन सी थ्योरी? स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी। स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी हमें क्या कहता है कि थिन फिलामेंट जो होता है ये स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट के ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करेगा। मैंने बताया थिक के ऊपर थिन करेगा, क्योंकि अगर थिन के ऊपर थिक करेगा तो थिन वाले का क्या होगा? कचूमर निकल जाएगा बेसिकली। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कैसे होता है? स्टार्ट होता है सीएनएस की वजह से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें बोलता है बेटा हमें हाथ मोड़ना है, हाथ मोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मसल्स हमारे पास में काम कर रहे हैं, एक आगे वाले मसल्स, एक पीछे वाले मसल्स, ठीक है। ऐसे मोड़ना है, तो मोड़ना है तो ध्यान से देखो, मेरा हाथ को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तुम लोग। देखो, मैं जब हाथ मोड़ रही हूं तो ये जो आगे वाला पोर्शन है ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पीछे वाला पोर्शन रिलैक्स कर रहा है। कैसे पता मैम? देखो, ये नॉर्मल हाथ ऐसे है ना, ठीक है, ये इसका नॉर्मल साइज है। अब मैं मोड़ूंगी तो ये वाला साइज छोटा हो रहा है, ये वाला साइज बड़ा हो रहा है। तो छोटा हो रहा है दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बड़ा हो रहा है दैट मीन्स रिलैक्स कर रहा है, ठीक। अब देखो, अब जब हमारे पास में हमारे दिमाग ने सिग्नल भेजा तो हमारे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास जाएगा, और वहां पे हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर बनेगा जो कि केमिकल फॉर्म में सिग्नल देगा मसल को। वो न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जांपल एसिटाइल कोलिन, ये हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। अब देखो यहाँ पे ये जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग। न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाला जो चैप्टर है ना हमारा, जिसमें ब्रेन वगैरह के बारे में पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन नहीं, न्यूरल कोऑर्डिनेशन होगा, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है। एक्शन पोटेंशियल बेसिकली आपका जो होता है ना, प्लस माइनस का जो है रेशियो बना देता है मसल के अंदर, मसल के बाहर, न्यूरॉन के अंदर, न्यूरॉन के बाहर, जिससे हमारे पास में सिग्नल ट्रांसफर होते हैं, चीजें होती है, ठीक है। अब क्या होगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन जो है वो रिलीज होगा, निकलेगा बाहर, और वो आकर के क्या करेगा? हमारे पास में इनका जो है, इनको जो है एक्साइट करवाएगा, और हमारे पास
इस चीज को क्या करेगा, इसको बोलेगा चल बेटा अब तुझे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक। अब देखो Ca++ कैल्शियम आयन एक्टिवेट्स एक्टीन थिन फिलामेंट को एक्टिवेट करेगा, विच बाइंड्स टू मायोसिन हेड एंड क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा। ये क्या करेगा, हेड मायोसिन के हेड से चिपकेगा और ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और ये इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, फिर रिलैक्स होगा, फिर चिपकेगा, फिर आगे की तरफ, फिर रिलैक्स, फिर चिपका आगे की तरफ, रिलैक्स, चिपका आगे की तरफ, रिलैक्स, चिपका आगे की तरफ, रिलैक्स, चिपका आगे की तरफ, रिलैक्स। ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका मसल, ठीक है। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट होना है उसको वहां तक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्रॉस ब्रिज पुल्स द एक्टिन कॉजिंग देम स्लाइड ओवर मायोसिन एंड देयर बाय कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो जैसे ही Ca+ देखेगा कि अच्छा मसल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो अपना वहां से हट जाएगा और जैसे ही वो हटेगा ये रिलैक्स होगा वापस। Ca++ are then returned to sarcoplasmic reticulum with which inactivate the actin। अब ये जैसे ही आएगा ना यहाँ पे, अब यहाँ से कैल्शियम चला गया, अब ये बोलेगा कैल्शियम तो चला गया, मैं क्या करूं, वापस से रिलैक्स हो जाता हूँ, ठीक है, वापस से। अब देखो ये वही चीज है, क्लास में जब तक टीचर है बच्चे शांत रहेंगे, स्ट्रिक्ट रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, ठीक है। जैसे ही टीचर गया बच्चे विल बी लाइक रिलैक्स, आप कुछ भी करो, ठीक है, किसी का माथा फोड़ दो, किसी को जो है धक्का दे दो, हाँ, किसी का मुंह नाक तोड़ दो, तो ये सारी चीजें होते रहेंगी, ठीक है ना। कैल्शियम आयन आर देन रिटर्न टू साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इनएक्टिवेट एक्टिन, और क्रॉस ब्रिज जो हमारे पास बना है वो टूट जाता है और मसल क्या हो जाता है, वापस रिलैक्स हो जाता है। यही चीज यहाँ पे देखो, ये चीज क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन किया, ये पीछे की तरफ घिसकाया और वापस से आगे की तरफ बढ़ा, फिर क्रॉस ब्रिज बनाएगा, फिर पतले वाले को पीछे की तरफ घिसकाएगा, एंड यही काम चलते रहेगा जब तक मसल जो है जितना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है उसको उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर जाता, जितना कॉन्ट्रैक्ट करना है उतना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर कैल्शियम वहां से हट जाएगा और फिर वो रिलैक्स कर जाएगा, ठीक। अब देखो मसल जो है हमारे पास में दो तरीके से क्लासिफाइड है, पहला रेड मसल, दूसरा व्हाइट मसल्स, या फिर रेड फाइबर्स व्हाइट फाइबर्स, ठीक है। रेड फाइबर जो है हमारे पास, इसको हम लोग एरोबिक मसल्स कहते हैं। व्हाइट फाइबर्स को हम लोग जो है ये एनारोबिक फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली रेड मसल में जो होती है ना एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है, क्यों, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है इनमें स्टोर्ड रहता है, लेकिन व्हाइट फाइबर में लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर्ड नहीं रहेगा। एक और चीज है यहाँ पे, मायोग्लोबिन जो होता है ना, मायोग्लोबिन, ये दैट हैज प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है किसमें, रेड फाइबर में। व्हाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो होता है वो लेस होता है, यानी कम होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने क्या क्या कर लिया, लोकोमोशन मूवमेंट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट कर लिए, देन टाइप्स ऑफ मसल भी कर लिया, स्केलेटल मसल के बारे में भी जान लिया, ठीक है, इसके बारे में भी जान लिया, इसके बारे में भी जान लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे, एंड आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब नेक्स्ट हम लोग स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग एक्सियल मसल पढ़ेंगे, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल के बारे में जान लेंगे, थोड़ा सा जॉइंट्स और डिसऑर्डर, ये वाला बेसिकली पूरा आपको याद करने वाला है। एंड ट्रस्ट मी चीजें बहुत इजीली याद होती है, बोन्स तो और मजेदार तरीके से याद होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, एंड इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। बाकी का जो बोन्स स्केलेटल सिस्टम वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।